नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर लगाया बैन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका। मामला था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन चल रहा है अबू धाबी में। भारत ने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के स्थायी समाधान को निकालने की दोहराई मांग। और सरकार की जीनोम इंडिया पहल ने पूरी की 10,000 संपूर्ण जीनोम की सीक्वेंसिंग। पहली बार हुआ भारतीय जनसंख्या का जेनेटिक मैप तैयार। मिलेगी बहुत से उपचारों में मदद। पूरी दुनिया को कपालभाति और भस्त्रिका करवाने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शीर्षासन करवा दिया। दरअसल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई और अगला आदेश पारित होने तक पतंजलि के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर ही बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि ये मामला है बाबा रामदेव के एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने का, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को आड़े हाथ लिया। आइए समझते हैं कि पतंजलि पर क्या आरोप लगे हैं। देखिए, कुछ साल पहले बाबा रामदेव गुरिल्ला एडवर्टीजमेंट मोड में चले गए थे। उन्होंने एक घोर आपत्तिजनक एडवर्टीजमेंट छपवा दिया था जिसका टाइटल था एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। इसमें लिखा था, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं। एडवर्टीजमेंट अखबारों में छप गया। फिर होना क्या था, देश के एलोपैथिक डॉक्टर्स का बीपी हाई हो गया और दिमाग, दिल, गुर्दे, फेफड़ों में जोर का दर्द उठा। उन्होंने लामबंदी करके बाबा रामदेव के विरुद्ध लीगल एक्शन लेने का सोच लिया। इस प्रकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिका में बाबा रामदेव के और भी कई आपत्तिजनक एडवर्टीजमेंट्स का भी उदाहरण दिया गया। एक एडवर्टीजमेंट में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान भी कहा था और दावा किया था कि एलोपैथिक दवा ही कोविड-19 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पतंजलि पर झूठी अफवाहें फैलाकर कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन से रिलेटेड हिचकिचाहट और अविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अब ये भी जानिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के एडवर्टीजमेंट्स के विरुद्ध क्या कानूनी तर्क दिए हैं। IMA ने दावा किया कि बाबा रामदेव के विज्ञापन 2 कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कानून कौन से हैं? ड्रग्स और अन्य जादुई उपचार अधिनियम 1954 DOMA और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। आपको बता दें कि झूठे और भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स का प्रकाशन दोनों कानूनों के तहत अपराध माना जाता है। DOMA के तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर कारावास की अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं CPA में झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए और भी अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है, कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो गलत या भ्रामक विज्ञापन बनाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो, उसे 2 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और दोबारा अपराध करने के लिए ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बाबा रामदेव को पहले चेतावनी नहीं दी थी। चेतावनी दी गई थी, लेकिन बाबा हैं कि मानते नहीं। आपको बता दें कि मामले की पहली सुनवाई पिछले साल 21 नवंबर को हुई थी। कोर्ट ने पतंजलि को मना किया था कि ऐसा दावा मत करिए कि आपके प्रोडक्ट बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप ऐसे दावे करेंगे तो प्रत्येक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अदालत का ध्यान सिर्फ भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने तक ही सीमित था, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वो एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। इस डांट के बाद पतंजलि सॉफ्ट मोड में चली गई और अदालत को आश्वासन दिया कि इसके द्वारा बनाए गए और बेचे गए प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स या ब्रांडिंग से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। दवाओं के चमत्कार करने का दावा करने वाला कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा और चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ किसी भी रूप में कोई भी बयान मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन हाल ही में कोर्ट को पतंजलि के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लगातार प्रकाशन के संबंध में एक गुमनाम चिट्ठी मिली। IMA ने कहा कि बाबा नहीं मान रहे हैं और धड़ल्ले से DOMA और CPA कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया और कोर्ट ने पतंजलि के कार्यों को अस्वीकार्य मानते हुए पतंजलि उत्पादों के किसी भी अन्य एडवर्टीजमेंट्स या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक
पूर्ण प्रतिबंध लगवा दिया है। हालांकि अगली सुनवाई 19 मार्च की रखी गई है। कमेंट करके बताइए कि बाबा रामदेव को आयुर्वेद को लेकर ऐसे दावे करने चाहिए थे या फिर नहीं। मिर्जापुर वेब सीरीज आप में से बहुत सारे लोगों ने जरूर देखी होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग किरदार है गुड्डू भैया। सीरीज में इनका पूरा 360 डिग्री व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। एक मौके पर ये कहते हैं कि हम वो पुराने वाले गुड्डू भैया नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे। अब गुड्डू भैया को चाहिए फुल इज्जत। अब भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में लगभग ऐसी ही हो गई है। भारत अब ऐसा देश बनकर उभर रहा है जो दशकों पुराने प्रो पश्चिम वैश्विक सिस्टम में बदलाव चाहता है और अपनी पावरफुल स्थिति दर्ज करवाना चाहता है। अब भारत को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपने कुछ दिनों पहले एस जयशंकर साहब का बयान सुना होगा, जिसमें वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की जोरदार वकालत कर रहे हैं। भारत के इस बदलते तेवर का एक नजारा हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी देखने को मिला। जानकारी के लिए बता दें कि WTO का यह सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में भारत ने कृषि पर चल रही बातचीत में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के स्थायी समाधान निकालने की जल्द से जल्द मांग की है। आसान शब्दों में कहें तो ये मुद्दा कृषि सब्सिडी को लेकर भारत और पश्चिमी देशों के परसेप्शन में अंतर का है। हैरानी की बात यह है कि यह मामला पिछले 11 वर्षों से अटका पड़ा है। आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PSH के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं चावल जैसी फसलें खरीदकर स्टॉक करती है और फिर इस अनाज को कमजोर तबके को मदद के लिए मुफ्त या फिर सस्ते में वितरित कर देती है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोसेस में सरकार एक प्रकार से किसानों को सब्सिडी देती है। अब मामला यह है कि विकसित देश शुरू से ही भारत के इस PSH कार्यक्रम और सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। विकसित देश कहते हैं कि भारत किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। अब सब्सिडी की पूरी गणित को भी समझते हैं। WTO के मुताबिक कोई भी देश वर्ष 1985-86 के मूल्य के आधार पर उत्पादन लागत का 10% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकता है। यानी अभी भी साल 1985-86 के मूल्य के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सरकार गेहूं चावल जैसे अनाज को 3 रुपए 20 पैसे प्रति केजी से अधिक की कीमत पर किसानों से खरीदती है तो विकसित देश उसे सब्सिडी मान लेते हैं। यानी अनाज 3 रुपए 20 पैसे प्रति केजी पर सरकार खरीदे, इससे ऊपर जो भी राशि दी जाएगी वो सब्सिडी है। और अच्छे से समझिए, मतलब अगर सरकार किसानों से 30 रुपए प्रति केजी की दर पर अनाज खरीदती है तो विकसित देश मानते हैं कि किसानों को प्रति किलोग्राम 26 रुपए 80 पैसे की सब्सिडी दी गई है। अब दुविधा यह है कि इस आधार पर भारत और अन्य विकासशील देशों के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बहुत अधिक दिखती है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। वहीं भारत कहता है कि विकसित देश पहले से ही विकासशील देशों के मुकाबले अपने किसानों को काफी अधिक सब्सिडी दे रहे हैं। कुछ विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में 200 गुना तक की सब्सिडी अधिक दे रहे हैं। अब भारत विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में हर हाल में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के फॉर्मूले में बदलाव चाहता है। भारत चाहता है कि सब्सिडी का निर्धारण वर्तमान कीमतों पर हो, न कि 1985-86 की कीमतों पर। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी विकासशील देशों को अपने औद्योगिकरण में आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसे दूर करने के लिए मौजूदा WTO समझौतों में लचीलेपन की जरूरत है। इस मुद्दे में आपको एक और फैक्ट जानना चाहिए। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में 2013 में हुए WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में PSH को लेकर एक पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत इस मुद्दे का स्थायी हल न निकलने तक कोई भी देश अनाज की खरीदारी और उसे कम दाम पर लोगों में वितरित करने का विरोध नहीं करेगा। इसलिए पीस क्लॉज की वजह से फिलहाल किसी भी देश की सब्सिडी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस बैठक में भारत और अन्य विकासशील देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी PSH के स्थायी समाधान के मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ बात विश्व व्यापार संगठन की भी कर लें, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापारिक नियमों को तय करता है। भारत WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत 1 जनवरी 1995 से इसका हिस्सा है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मौजूदा समय में विश्व व्यापार संगठन के 164 देश सदस्य हैं। ये देश दुनिया के 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को भी समझिए। WTO सब्सिडी को 3 कैटेगरी में बांटता है। ये सब्सिडीज हैं ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स। देखिए, ग्रीन बॉक्स के तहत दी जाने वाली
सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में गड़बड़ी पैदा नहीं करती या फिर कम से कम गड़बड़ी पैदा करती है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वहीं ब्लू बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों को उत्पादन में एक मात्रात्मक कमी लाने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये सब्सिडी व्यापार में गड़बड़ी में कमी लाने के लिए दी जाती है। लेकिन WTO में सारे विवादों की जड़ है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसके तहत ब्लू और ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियां आती हैं जो कृषि उत्पादन और व्यापार को बिगाड़ सकती हैं। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। आप ये समझिए कि फर्टिलाइजर, बीज, विद्युत और सिंचाई पर दी जाने वाली ऐसी सब्सिडी व्यापार संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इनके कारण घरेलू देश में अत्यधिक उत्पादन होता है, जिससे अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षा घरेलू देश के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, जिससे विदेशी बाजारों का व्यापार घरेलू देश में बिगड़ जाता है और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी में कमी लाना जरूरी है, जिसके लिए WTO ने विभिन्न प्रतिबद्धताएं तय की हैं। सरकार की जीनोम इंडिया पहल ने हाल ही में बताया है कि इसने 10,000 संपूर्ण जीनोम की सक्सेसफुल सीक्वेंसिंग कर ली है। इस सीक्वेंसिंग में देश भर में स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया था। इस सीक्वेंसिंग के चलते पहली बार भारतीय जनसंख्या का एक जेनेटिक मैप तैयार हुआ है। इस काम में देश भर के 20 वैज्ञानिक संस्थानों के शोधकर्ताओं ने रक्त के नमूने एकत्र करने, जीनोम सीक्वेंसिंग करने, एक पद्धति डेवलप करने और डेटा कलेक्ट करने में मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक सीक्वेंस के लिए 80 GB डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है। इस पूरे प्रोसेस के लिए 8 पेटाबाइट का विशाल डेटा फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में स्टोर किया जाएगा। ये डेटा सेट शोधकर्ताओं को डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस डेटा का उपयोग नए डायग्नोस्टिक्स में टारगेटेड थेरेपीज विकसित करने, नई रेयर डिजीजेज की पहचान करने और मौजूदा बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, भारतीय आबादी में पाई जाने वाली आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाने के मकसद से जीनोम इंडिया परियोजना को 2020 में सरकार ने अप्रूव किया था। सवाल है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैप होना क्यों जरूरी है। हमारे विकास के इतिहास को समझने के लिए, विभिन्न रोगों के लिए आनुवंशिक आधार की खोज करने और भविष्य के उपचार बनाने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैप होना जरूरी है। गौर करिए कि यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस भी मौजूद है, लेकिन इसमें उपलब्ध डेटा का उपयोग करके भारतीयों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जीनोम की अन्य वैश्विक आबादी से भिन्न होने की पूरी संभावना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक म्यूटेशन है MYBPC3। ये कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। यह भारतीय आबादी के 4.5% हिस्से में पाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर दुर्लभ है। ऐसा ही एक अन्य म्यूटेशन है LAMP3। यह त्वचा की घातक स्थिति का कारण बनता है। यह मदुरै में लगभग 4% आबादी में पाया जाता है, लेकिन इसे वैश्विक डेटाबेस में नहीं देखा जाता। देखिए, 1.4 अरब की हमारी आबादी है, 140 करोड़ से ज्यादा की। 4600 से अधिक अलग अलग समूह उसमें शामिल हैं। एक और फैक्टर है सजातीय विवाह। यह भारत में आम बात है और इसके कारण विभिन्न समूहों ने अपनी विशिष्ट आनुवंशिक संरचना बनाए रखी है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य पर आनुवंशिक विविधताओं के प्रभाव की तुलना करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें, इसी कारण से केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आनुवंशिक प्रयोगशाला बताया है। अब यह भी समझिए कि जीनोम क्या है। मानव जीनोम बेसिकली एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। ये केवल 4 अक्षरों A, C, G और T के साथ लिखा गया एक ग्रंथ है। मतलब ये 4 बेस होते हैं जो हर किसी की अनूठी आनुवंशिक संरचना बनाने के लिए एक साथ आते हैं। संपूर्ण मानव जीनोम में लगभग 3 अरब जोड़े बेस के होते हैं। इसमें आपके भौतिक स्वरूप को बनाने वाली सभी जानकारी शामिल हैं, जैसे आपकी ऊंचाई, आंखों का रंग, आपको होने वाली आनुवंशिक बीमारियां,
या जिनसे आपको अधिक खतरा है, सब कुछ आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होता है। हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने एक रिकॉर्ड बनाया। दरअसल सुनील भारती मित्तल मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। इन्हें यह सम्मान ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III की ओर से दिया जाएगा। इनको यह मानद नाइटहुड भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान भारत ब्रिटेन में भारतीय एंटरप्राइजेज के काम को देखते हुए दिया गया है। इन कार्यों में कंपनी की ओर से सैटेलाइट्स के क्षेत्र में यूके सरकार के साथ काम करना शामिल है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय द्वारा जारी किए गए मानद ब्रिटिश पुरस्कारों की सूची के अनुसार मित्तल को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के तहत KBE प्रदान किया गया है। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटेन के राजा की ओर से नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह आमतौर पर राजनयिक सेवा और विदेश सेवा के लिए ब्रिटेन के लोगों को दिया जाता है। यह सम्मान विदेशों में स्थित ब्रिटिश नागरिकों या विदेशी नागरिकों को भी मानद रूप से दिया जाता है। अगर यह यूके के नागरिकों को प्रदान किया जाता है तो उन्हें सर या डेम की उपाधि मिलती है। वहीं अगर यह गैर यूके नागरिकों को मिलता है तो पुरुषों को KBE और महिलाओं को DBE की उपाधि मिलती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण की घोषणा की गई। यह सूचकांक दुनिया भर में IP परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन पेश करता है। इसमें 55 देशों की बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन किए गए 55 देशों में से भारत ने 42वां स्थान हासिल किया। भारत ने अपने पिछले साल प्राप्त अपने स्थान को बरकरार रखा है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान रहा। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। बेल्जियम इकोसाइड अर्थात पारिस्थितिकी विनाश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला देश बन गया है। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। यहाँ इकोसाइड ग्रीक और लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी के घर को नष्ट करना या पर्यावरण को नष्ट करना। इसकी परिभाषा जून 2021 में एक पैनल द्वारा दी गई थी। इसका गठन 2020 के अंत में स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा किया गया था। आपको बता दें स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल की स्थापना 2017 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके अलावा कुछ अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि अगालेगा द्वीप 2 द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 87 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गंभीर आपत्ति जताई। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 87 जातियों की एक सूची भेजी, जिसमें मुस्लिम समुदाय से आने वाली 73 जातियों सहित 83 जातियों पर आयोग ने आपत्ति दर्ज की है। इसके पीछे कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों को बताया जा रहा है। आपको बता दें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 2022 में आयोजित तेंदुए की आबादी के अनुमान के 5वें चक्र के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य भारत में सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3907 तेंदुए दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के बाद इनकी सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल या टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का यहाँ सबसे अधिक पाए गए। इसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश और सतपुड़ा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से हाल ही में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में पाई गई है। दूसरा, सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाला स्थल आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा यस ए कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत का क्या स्थान है? 42वां, 43वां, 44वां या फिर 41वां? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यस ए कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दो। अगला सवाल था, भारत के नए स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कुलशेखरपट्टिनम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका उपयोग रॉकेट को ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। कुलशेखरपट्टिनम कारुमेनी नदी के मुहाने पर स्थित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन है, यानी कुलशेखरपट्टिनम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये बात गलत है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।